नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। चाइना वॉच के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। पिछले संस्करणों को आपका आशीर्वाद, प्रतिक्रिया और प्रोत्साहन मिला, इसके लिए बोनस की टीम आपकी आभारी है। शुरू करते हैं आज का बुलेटिन खास सुर्खियों से। सबसे पहले, इस हफ्ते चीन ने कुछ ऐसा किया जो पहले कभी नहीं हुआ। समुद्र की गहराई से एक मिसाइल उठी और सीधे प्रशांत महासागर में जा गिरी। उसी दिन चीन ने रूस के साथ नौसेना का अभ्यास शुरू किया। दूसरी बड़ी खबर इस हफ्ते की, चीन और अमेरिका के बीच तनाव कम हुआ। पोर्ट फीस को लेकर एक बड़ा समझौता हुआ है, दुनिया को इसका इंतजार था। तीसरी खबर, चीन के केंद्रीय बैंक ने लगातार 20वें महीने सोना खरीदा है। अर्थव्यवस्था से एक और खबर, चीन बढ़ा रहा है इंपोर्ट, बाजार उत्सुक हैं। इधर चीन में एक नई एआई पॉलिसी आ रही है, इसे देखना बेहद दिलचस्प होगा। और एक और खबर ये कि चीन के युवाओं ने बड़े विदेशी ब्रांड्स को अलविदा कह दिया है। पूरी दुनिया हैरान है। और साथ में चाइना वॉच में चीन के एक और बाजार का सफर, चीन के अंदर की कुछ बातें, कुछ किस्से। शुरू करते हैं चाइना वॉच का सफर। तो आज के बुलेटिन की सबसे बड़ी खबर जो डिफेंस से है। 6 जुलाई सोमवार को दोपहर 12:01 पर चीन की एक न्यूक्लियर सबमरीन ने बोहाई सी से एक बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी। वो मिसाइल गई सीधे खुले प्रशांत महासागर में, 7,300 किलोमीटर की दूरी तय करके। CNN, वाशिंगटन पोस्ट और डिप्लोमेट ने इसे उस दिन हेडलाइन बनाया। यह चाइना का पहला SLBM परीक्षण नहीं था, मगर इंटरनेशनल वाटर यानी खुले समुद्र में पहली बार इस तरीके का मिसाइल परीक्षण नजर आया। चीन ने कहा यह रोजमर्रा का प्रशिक्षण है, किसी देश के खिलाफ नहीं है। लेकिन जो मिसाइल दागी गई वो बकौल विशेषज्ञ JL-3 मिसाइल है। उसकी रेंज 10,000 किलोमीटर से ज्यादा है। मतलब यह कि चीन के महाद्वीपीय हिस्से से लेकर अमेरिका के तट तक यह मिसाइल पहुंच सकती है। चीन के पास इस समय कम से कम 6 टाइप 094 न्यूक सबमरीन हैं जो ये मिसाइल ले जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने इसका कड़ा विरोध किया, क्योंकि दक्षिणी प्रशांत महासागर के जिस न्यूक्लियर फ्री जोन में यह मिसाइल गिरी है वो 1986 की रारोटोंगा संधि के तहत संरक्षित है, यानी वहां कोई मिसाइल नहीं चल सकती। मगर चीन ने अपना संदेश दर्ज करा दिया, यानी दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी कि वो सेकेंड स्ट्राइक न्यूक्लियर क्षमता से लैस है। अब चलते हैं दूसरी खबर पर। यह भी खबर सिक्योरिटी और डिफेंस से। जिस दिन प्रशांत के इलाके में चीन ने अपनी मिसाइल छोड़ी, उसी दिन क्विंगादो के नेवी पोर्ट पर चीन और रूस की एक सालाना नेवल एक्सरसाइज शुरू हुई। ज्वाइंट C-2026 नाम की ये एक्सरसाइज 6 जुलाई से 13 जुलाई तक चलेगी। चीन का LOCs का केंद्र है। रूस की तरफ से उसका फ्लैगशिप पैसिफिक फ्लीट मिसाइल क्रूजर वारायाग इस अभ्यास में आया है। उसके साथ सबमरीन उफा भी है। चीन की तरफ से टाइप 055 डिस्ट्रॉयर अंशान इसमें हिस्सा ले रहा है, जो PLA नेवी का सबसे ताकतवर युद्धपोत है। TN और ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक इस अभ्यास की थीम है ज्वाइंट रिस्पॉन्स टू मैरीटाइम सिक्योरिटी थ्रेट्स, यानी मिसाइल टेस्ट और युद्धाभ्यास दोनों एक ही दिन। इशारे पूरी दुनिया समझ रही है। अब यहां से चलते हैं हम दूसरे सेक्शन की तरफ, जियोपॉलिटिक्स। जियोपॉलिटिक्स की एक खबर चीन की कूटनीति से उठी है। इस सप्ताह चीन और अमेरिका के बीच तनाव कम हुआ और एक नया समझौता हुआ। चीन के वाणिज्य मंत्रालय माफकॉम और अमेरिका के ट्रेड डिपार्टमेंट के बीच एक संधि पर दस्तखत हुए हैं। दोनों देशों ने एक दूसरे के जहाजों पर लगाई गई पोर्ट फीस को 1 साल के लिए रोक दिया है। इसके साथ कृषि उत्पादों पर टैरिफ घटाने की बातचीत भी शुरू की गई है। दिलचस्प है यह सब कुछ कि एक तरफ सैन्य ताकत का प्रदर्शन और दूसरी तरफ रिश्ते सामान्य करने के समझौते। यही चीन की असली स्ट्रेटेजी है, ताकत भी दिखाओ लेकिन व्यापार जारी रखो। अब चलते हैं चीन की अर्थव्यवस्था पर। इस हफ्ते चीन की अर्थव्यवस्था का बड़ा डेटा आया। 9 जुलाई को जून का CPI और PPI यानी उपभोक्ता और उत्पादक कीमतों के आंकड़े जारी हुए, और 10 जुलाई को M1 M2 यानी मनी सप्लाई और कर्ज का ब्यौरा सामने आया। आंकड़ों ने बताया कि चीन की अर्थव्यवस्था में डिफ्लेशन का दबाव कम हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग मजबूत है, मगर मांग में तेज खपत नहीं दिखी है। घरेलू खपत, उपभोक्ताओं का खर्च भी धीमा है। युआन संतुलित रहा। अमेरिका चीन के रिश्ते नरम होने के बाद निवेशक चीन में वापसी करते नजर आए। अब एक और खबर जो सबसे अलग है। चीन के केंद्रीय बैंक यानी PBOC ने जून में 14.93 टन सोना खरीदा। ये 2023 के बाद एक महीने में सोने की सबसे बड़ी खरीद है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने बताया कि लगातार 20वां महीना है जब चीन के केंद्रीय बैंक ने सोने की खरीद की है। चीन के पास अब कुल 2,346 टन सोना है। लेकिन एक बात ध्यान देने की है, यह 2,346 टन सोना चीन के विदेशी मुद्रा भंडार में केवल 10% हिस्सा रखता है, जबकि अमेरिका के रिजर्व में 70% गोल्ड है। यानी चीन आने वाले दिनों में सोने की खरीद जारी रखेगा।
भारत के लिए इसलिए भी जरूरी है कि डब्ल्यूजीसी के मुताबिक केंद्रीय बैंक अब सालाना 1,000 टन सोना खरीद रहे हैं, जो पिछले एक दशक से 2 गुना है। यह अमेरिका पर और अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने की कोशिश का हिस्सा है। इकोनॉमी से एक और खबर। बीते हफ्ते हमने बात की थी चीन के रिकॉर्ड निर्यात की, जो $376 बिलियन थे। लेकिन उसी महीने यानी मई में चीन का इंपोर्ट भी करीब 27% बढ़ा है। मई में चीन ने $271.35 बिलियन का इंपोर्ट किया है। यानी चीन ने एक साथ ट्रेड सरप्लस भी बनाया है $105 बिलियन का, और इंपोर्ट भी बढ़ाए हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये बताता है कि चीन न सिर्फ माल बेच रहा है बल्कि कच्चा माल और कमोडिटी भी खरीद रहा है। चीन में जून का ट्रेड डेटा अगले सप्ताह 24 जुलाई को आएगा, उस पर नजर रखिएगा। अर्थव्यवस्था के हिस्से में एक और तीसरी खबर भी, जो कि तकनीक से जुड़ती है। 15 जुलाई से चाइना में एक नया एआई रेगुलेशन लागू हो रहा है। इस नियम का नाम है इंटरिम मेजर्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एआई एंथ्रोमॉर्फिक इंटरेक्टिव सर्विसेज। थोड़ा कठिन लंबा नाम है। सरल भाषा में ऐसे समझें कि अगर कोई एआई ऐप इंसान की तरह बात करे, मनुष्य की पूरी तरह नकल करे, तो उसमें ऐसा सिस्टम लगाना होगा जिससे उस ऐप की आदत ना पड़ जाए। नतीजा क्या हुआ? चीन का सबसे लोकप्रिय एआई ऐप डुओबाओ, जिसके 34 करोड़ से ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स हैं, उसने अपने एजेंट फीचर्स बंद कर दिए। यह दुनिया का ऐसा पहला कानून है जो एआई में एंथ्रोमॉर्फिज्म यानी एकदम इंसान जैसे एआई को नियंत्रित करता है। अब यहीं से चलते हैं तकनीक के हिस्से की तरफ। टेक्नोलॉजी के हिस्से की खबर खास है। चीन इस साल 1 लाख से ज्यादा ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनाएगा। तास, एससीएमपी और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स ने इस नए लक्ष्य की जानकारी दी है। बीजिंग के ई टाउन में एक एम्बॉडीड इंटेलिजेंस सुपर फैक्ट्री शुरू हुई है। यह फैक्ट्री 15 मिनट में रोबोट मॉडल बदल सकती है। चीन की कंपनी एजीबॉट का 10,000वां रोबोट मार्च 2026 में फैक्ट्री से बाहर आया था। इसके बाद अब इस साल 1 लाख रोबोट बनाने का लक्ष्य रखा गया है। चीन ने अपनी 15वीं पंचवर्षीय योजना में रोबोटिक्स को अर्थव्यवस्था के बुनियादी बदलाव में शामिल कर लिया है। जरा सोचिए, 1 लाख इंसानों जैसे कामगार जो कभी नहीं थकते, छुट्टी नहीं मांगते, हमेशा काम करते हैं। चीन मैन्युफैक्चरिंग को नए स्तर पर ले जाने की तैयारी में है और इसका आधार होंगे ह्यूमनॉइड्स यानी मनुष्यों जैसे रोबोट। तो डिफेंस की बात हो गई, जियोपॉलिटिक्स की बात हो गई और अर्थव्यवस्था की खबरें हो गई। अब चलते हैं चीन के समाज के भीतर, जहां बेहद दिलचस्प खबर है। सीएनएन ने 7 जुलाई को एक दिलचस्प खबर दी। चीन के युवा अब बड़े लग्जरी ब्रांड जैसे लुई वितॉन, गुची, प्राडा को नकार रहे हैं। हालांकि लग्जरी पर उनका खर्च कम नहीं हुआ है, बस बदल गया है। आश्चर्यजनक बात है कि चीन के युवा अब एक आध्यात्मिक जीवन पद्धति की तरफ जा रहे हैं, जिसे शेंग शुई कहा जाता है। यह शब्द अर्थपूर्ण जीवन जीने की पद्धति से संबंध रखता है और यह जेन से निकली हुई आध्यात्मिक धारा है। चीन के सोशल प्लेटफॉर्म पर जेन स्टाइल हैशटैग को 27 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिले हैं। चीन का एक ब्रांड है सॉन्गमांट, जो शांगसी की पुरानी वास्तुकला से प्रेरित है और बहुत आक्रामक मार्केटिंग नहीं करता, लेकिन वो अचानक वायरल हो रहा है। लुलेमान और एम स्टैंड कॉफी जैसी उपभोक्ता कंपनियां स्पिरिचुअलिटी मार्केटिंग के कैंपेन चला रही हैं। हालांकि चीन का सरकारी मीडिया इन अभियानों में स्कैम से बचने की सलाह दे रहा है, मगर चीन के युवाओं का प्रीमियम संस्कृति से उबना बड़ी खबर है। अगर ये रुख मजबूत हुआ तो चीन की आर्थिक ग्रोथ का मॉडल भी बदलेगा। और अब हम आ गए हैं चाइना वॉच के एक खास सेगमेंट पर, मीट द मार्केट। एक और बाजार का सफर भारत के व्यापारियों और आयातकों के लिए। तो इस हफ्ते का बाजार है गुआंगजू का शिशेनेंग गारमेंट मार्केट। पिछले हफ्ते हम यीवू गए थे, जो छोटे सामानों का बाजार है। इस हफ्ते शिशेनेंग कपड़ों का बाजार। यह दुनिया का सबसे बड़ा थोक गारमेंट बाजार है, जहां 40,000 से ज्यादा दुकानें हैं। अभी जुलाई का महीना भारत के आयातकों के लिए महत्वपूर्ण है। यीवू से इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने के बाद व्यापारी यहां आते हैं। यहाँ कपड़ों के लिए बल्क ऑर्डर इसी वक्त लगाए जाते हैं। शिशेनांग में भारतीय परिधान खूब मिलते हैं। साड़ी और पारंपरिक कपड़े भी हैं, पश्चिमी ड्रेस भी हैं और एसेसरीज भी हैं। चीन में गुआंगजू से नवा शेवा तक माल लाने में या चेन्नई तक माल लाने में करीब 22 से 28 दिन लगते हैं। यानी इस वक्त यहाँ लगाए गए ऑर्डर अगस्त के मध्य तक भारत पहुंचेंगे। तो अब हम आ गए हैं चाइनीज वाव पर, चाइना वॉच का वो हिस्सा जो बड़ा रोचक है। इस हफ्ते हम देखते हैं कि चाइना के नंबर 1 की कहानी कहां से आती है, और वो है हाई स्पीड रेल। चाइना का हाई स्पीड रेल नेटवर्क 50,000 किलोमीटर से ज्यादा फैल गया है, और ये दुनिया के बाकी सभी देशों के हाई स्पीड रेल नेटवर्क को मिलाकर भी उससे 2/3 ज्यादा है। सोचिए इस तरह से कि दिल्ली से मुंबई की दूरी है करीब 1400 किलोमीटर। चीन ऐसी 35 से ज्यादा दिल्ली मुंबई दूरियां हाई स्पीड ट्रेन से कवर करता है। अप्रैल 2026 में चीन ने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया था, जब शेंजन जियांग मेन हाई स्पीड ट्रेन को 113 मीटर गहराई पर अंडर वाटर टनल में दौड़ाया गया था।
ये दुनिया का सबसे गहरा हाई स्पीड रेल टनल ट्रैक है। 2030 तक चीन ने इस नेटवर्क को 60,000 किलोमीटर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। हाई स्पीड ट्रेन अब चीन में रोज की जिंदगी बन गई है। और अब चाइनावाज के अंत में इतिहास का एक पन्ना। चलते हैं अतीत में एक ऐसी कहानी निकालने जो आज की खबर से सीधे जुड़ती है। हमने आपको बताया कि इस हफ्ते चीन और रूस के युद्धपोतों ने साझा अभ्यास किया। चीन का एलओसी इसका गवाह बना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों देशों के बीच रिश्ता कभी जंग वाला था? साल था 1689। चीन के क्विंग साम्राज्य और रूस के बीच की जंग सीमाओं तक आ गई। साइबेरिया और मंचूरिया पर कब्जे की लड़ाई थी ये। इस जमीन पर दोनों का दावा था। 7 सितंबर 1689 को एक संधि हुई जिसे ट्रीटी ऑफ नार्शेनिस्क कहा जाता है। ये एशिया में चीन की किसी देश के साथ पहली ऐसी संधि थी जिसमें पश्चिमी देशों के मॉडल को अपनाया गया था। यह संधि 5 भाषाओं में लिखी गई: लैटिन, रूसी, चीनी, मंचू और मंगोलियन। इस संधि से दोनों देशों ने सीमाएं तय की। रूस ने मंचूरिया छोड़ दिया और चीन को उत्तर में एक बफर मिल गया। आज 337 साल बाद वही देश मिलकर एलओसी में एक नेवी का अभ्यास कर रहे हैं। इतिहास बताता है, रिश्ते बदलते हैं तो दुश्मन साझेदार बन जाते हैं। चीन और रूस के रिश्ते हाल में रूस यूक्रेन की जंग के बाद और मजबूत हुए हैं, मगर इसकी जड़ें 1689 तक जाती हैं। तो ये था इस हफ्ते का चाइना वॉच। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए बोनस के साथ और बताइए कि आपको आज का चाइना वॉच कैसा लगा।